हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है साख निर्माण क्या है, साख गुणक से क्या तात्पर्य है, व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कि लोन का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी लोन कैसे दिया जाता है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं जिसे हिंदी में साख कहते हैं। तो साख निर्माण को पहले हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे साख निर्माण क्या है। आधुनिक समाज में साख निर्माण बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु फिर भी अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर मतभेद है। प्रो कैनन एवं वाल्टर रीफ का विचार है कि बैंक साख का निर्माण नहीं करते क्योंकि वे अपने पास जमा रकम से ज्यादा उधार नहीं दे सकते, किंतु अर्थशास्त्रियों का दूसरा वर्ग इस विचार से सहमत नहीं है। प्रोफेसर सायर्स, प्रोफेसर केन्स एवं प्रोफेसर हाम का मत है कि बैंक साख का निर्माण करते हैं। सायर्स के शब्दों में बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं ही नहीं बल्कि ये मुद्रा के सृजनकर्ता भी हैं। दोस्तों ये जो है कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि बैंक जो है साख का निर्माण नहीं कर सकती, यानी कि दूसरों को लोन नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास जो बैंक में पैसा जमा होता है वो किसी न किसी व्यक्ति का होता है। तो अगर वो उस पैसे को लोन के रूप में किसी को दे देती हैं तो वो कहाँ से वो पैसा अगर कोई आदमी मांगता है तो उन्हें देंगी। तो इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे कि प्रोफेसर केन्स हैं, सायर्स हैं और प्रोफेसर हाम हैं, जो वो कहते हैं कि बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थाएं हैं नहीं बल्कि ये मुद्रा के सृजनकर्ता भी हैं, यानी कि ये केवल मुद्रा ही नहीं लोगों से जमा करती हैं बल्कि उन्हें देती भी हैं और उनके बदले में ब्याज के तौर पे कुछ पैसा लेती भी हैं। तो यही कहा जा रहा है कि साख निर्माण ये बैंक किस प्रकार से करती हैं। तो ये था साख निर्माण क्या है। आप देखते हैं साख निर्माण या साख गुणांक क्या होता है। साख मुद्रा का संबंध व्यापारिक बैंकों के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है। यह साख मांग पर देय होती है, अतः इसे मांग जमा कहते हैं। बैंक जमाएं ही साख मुद्रा का आधार होती हैं। यहाँ पे देखिए फिर से ये बात सामने आ गई कि बैंक जमाएं जो होती हैं वो साख मुद्रा का आधार होती है, यानी कि जो साख दिया जाता है वो जो है बैंक में जो जमा है पैसा उन्हीं के आधार पर दिया जाता है। लेकिन आखिर जो पैसा जमा है वो अगर व्यक्ति जिसने जमा किया है वो लेने आता है तो उसे कैसे दिया जाएगा, ये बात सामने आती है। तो वही यहाँ पे हम देखेंगे आगे, जो कि इस तरह से मैं बताऊंगा तो आपको समझ में ना आए हो सकता है, इसलिए मैं सीधे एग्जाम्पल के तौर पे आगे मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि साख निर्माण आखिर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साख मुद्रा का संबंध व्यापारिक बैंकों के पास जमा की गई उस राशि से होता है जिसे चेक द्वारा निकाला जा सकता है, यानी कि साख का मुद्रा यानी जो साख हम ले रहे हैं बैंक से उसे चेक के द्वारा निकाला जा सकता है। और यह साख, ये जो साख है वो मांग पर देय होती है, यानी कि जब आप मांगेंगे तब आपको मिलेगा, इसलिए इसे मांग जमा कहते हैं। बैंक जमाएं ही साख मुद्रा का आधार होती है, यानी कि जो बैंक में पैसा जमा है किसी का भी हो वो जो है साख मुद्रा का आधार होती है। अब देखते हैं कि साख मुद्रा का निर्माण जो है किस प्रकार से बैंक करती है यहाँ आगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि बैंक में जो है जमाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों के निक्षेप दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे निक्षेप का मतलब होता है जमाएं, यानी कि कोई भी पैसा जमा करता है उसका मतलब यहाँ पे निक्षेप होता है। तो यहाँ पे पहला जो निक्षेप है यानी कि प्रारंभिक निक्षेप या जमाएं, यहाँ पे देखते हैं प्रारंभिक निक्षेप उन जमाओं को कहते हैं जो कि जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में नकदी तथा वास्तविक मुद्रा के रूप में कराई जाती हैं। इन्हें नकद जमाएं या निष्क्रिय जमाएं भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का पंजाब नेशनल बैंक में खाता है वह उसमें 1000 रुपये जमा करता है, यह प्रारंभिक या नगद निक्षेप है। तो यहाँ पे प्रारंभिक निक्षेप यानी कि आपने जैसे ही आपके पास पैसा है वो ले जाकर बैंक में डाल लीजिए और जमा कर दीजिए, वो प्रारंभिक निक्षेप हो जाता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दूसरा निक्षेप है जो कि है व्युत्पन्न निक्षेप। तो ये देखते हैं कि व्युत्पन्न निक्षेप क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्युत्पन्न जमा प्रारंभिक जमा का ही परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर साख प्रदान करता है। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में, यहाँ पे देखते हैं, उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है तब इस प्रकार से उत्पन्न हुई जमा को व्युत्पन्न निक्षेप अथवा जमा कहा जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि व्युत्पन्न निक्षेप क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है तो वो तो प्रारंभिक निक्षेप या जमा हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, जब किसी बैंक व्यक्ति को ऋण देने के आशय से उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है, यानी कि अगर आप बैंक से साख लेते हैं और आपके खाते में वो लिख देगा कि आपने इतना पैसा ऋण लिया है, तो आपके खाते में वो लिख के तो आ जाएगा लेकिन आपके हाथ में वो नहीं आएगा, क्योंकि वो व्युत्पन्न जमा है, वो किसी न किसी और का पैसा है। तो हर कोई जो पैसा जमा करता है वो तुरंत निकालता नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो सेविंग अकाउंट चलाते हैं, तरह तरह के अकाउंट चलाते हैं जो अपनी बचत के लिए पैसे को जमा करते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा पैसा बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है और इसी को बैंक जो है कुछ पैसा रख लेती है, जैसे कि 20% बैंक ज्यादातर रखती है और बाकी सब जो है उसे किसी न किसी को लोन दे देती है। क्योंकि जो लोग भी जमा करते हैं वो पूरा पैसा एक बार में नहीं निकालते हैं, कुछ पैसा ही निकालते हैं, तो इसलिए उनका आधा से ऊपर पैसा दे देती है और कुछ पैसा उन्हें देने
के लिए रखती है। इस प्रकार से बैंक देती जाती है और साख जो है, साख की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देने की आशा से उसके खाते में कुछ रकम लिख देता है, यानी खाते में उसके लिख देगा कि आपके खाते में इतना रुपया है, लेकिन उसे उसके हाथ में नहीं देगा, तब इस प्रकार से उत्पन्न हुई जमा को व्युत्पन्न निक्षेप अथवा जमा कहा जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे इसको व्युत्पन्न निक्षेप क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसके खाते में अगर लिख दिया गया तो ये जब मांगेगा तो इसको पैसा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को पैसा दिया जाता है, अलग अलग लोगों को, और जो 20% रखता है बैंक उसे रख लेता है और उसे लेन देन के लिए काम में लाता है। तो इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए मान लीजिए रमेश किसी कार्य के लिए स्टेट बैंक से 1000 रुपये का ऋण लेता है। बैंक ऋण राशि नकद न देकर उसके खाते में जमा कर देते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पर रमेश उस पर चेक लिखकर छोटी छोटी रकमें निकालता रहता है। यहाँ भंडार के खाते में जो राशि जमा की गई है वह नकद जमा नहीं है, वरन साख जमा है। यही साख जमा व्युत्पन्न निक्षेप कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है रमेश, उसने ऋण लिया है स्टेट बैंक से 1000 रुपये। अब वो जो इसके खाते में स्टेट बैंक ने लिख दिया है कि 1000 रुपये इसके खाते में है। अब वो जो व्यक्ति जो है वो 1000 एक ही बार में नहीं निकाल सकता, यानी कि 1000 उसे नहीं मिल सकते एक बार में। उसके खाते में लिखा गया है जो कि वो चेक पे लिख के समय समय पे, यानी कि थोड़े अंतराल में पैसा निकाल सकता है, यानी कि उसे एक ही बार में पूरा पैसा मिल जाए। जैसे जैसे उसको जरूरत लगेगी वैसे वैसे वो बैंक से जाकर मांगेगा और इधर उधर लेन देन करके बैंक जो है उसे पैसा देगा। इस बात को हम आगे और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे आपको उस तरह से समझाना काफी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बैंक ने उसके खाते में 1000 रुपये लिख दिया, बल्कि उसे 1000 रुपये नगद नहीं दिया, उसके हाथ में नहीं दिया। अब जब भी रमेश को 1000 रुपये में से 200-300 रुपये जरूरत पड़ेगी तब वह बैंक से जाकर निकाल लेगा, और तब तक हो सकता है कोई व्यक्ति अपना पैसा बैंक में ले जाके सेविंग अकाउंट में जमा कर दे, जिससे का पैसा उठाकर वो इसे दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है व्युत्पन्न जमाओं से जो है साख का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं कि व्युत्पन्न जमाओं से असल में कैसे साख का निर्माण होता है। यही वो प्रोसेस है जिसमें आपको मैं समझा दूंगा कि साख का निर्माण जो है व्युत्पन्न जमाओं से कैसे होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए व्युत्पन्न जमा द्वारा साख निर्माण। हम का कहना है कि व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन होता है, यानी कि व्युत्पन्न जमा जो होती है उसके ही निर्माण से जो साख का सृजन होता है, साख का जो है बढ़ोतरी होती है। अतएव बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है, यानी कि जितना भी ऋण देगा बैंक उतनी ज्यादा साख जमाएं उत्पन्न होंगी। यानी कि बैंक जितने ही ज्यादा खाते में लिख देगा कि इनके खाते में इतना रुपया है, 1000 रुपये है, 2000 रुपये है या 1 लाख 2 लाख है, उतनी ही ज्यादा साख जमाएं होंगे। यानी कि उनके बैंक में इतना पैसा रहेगा, दिखेगा तो लेकिन होगा नहीं, लेकिन वो असल में जो है साख जमाएं होंगी। और अधिक ऋणों का निर्माण होता है। अन्य शब्दों में ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और अधिक ऋणों को जन्म देती हैं। इस बात को आगे स्पष्ट किया गया है। यानी कि किसी भी खाते में लिख दिया गया कि इसके खाते में 1000 है, तो उसका फिर से जो है 1000 जो रुपया होता है उसको किसी तरह से काट के जो है 20% रख लिया जाता है, और वो 800 जो होता है उसे फिर से किसी और को दे दिया जाता है, यानी कि फिर से किसी के खाते में लिख दिया जाता है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई ना कोई 200 रुपये अपना जो है लोन वापस करने वाला होता है, और ये आदमी जो होता है कि 200 रुपये निकालने वाला होता है। कुछ इस तरह सा प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कि पहला आदमी जो है उसने 1000 का लोन लिया, और उस लोन में जो है उसका 1000 रुपये उसके खाते में लिख दिया गया, लेकिन वो 200 रुपये केवल इस टाइम पे निकाल सकता है। वो 200 करके एक महीने में निकाल सकता है। तो मान लीजिए 200 रुपये इसने एक महीने में निकाले, लेकिन इसके खाते में 1000 रुपये लिखा गया और इसे 200 रुपये से इसने पूरे महीने का जो है काम है वो किया। तब तक कोई और आएगा और वो जो है या तो पैसा जमा कर देगा अपना सेविंग अकाउंट में, या तो कोई लोन वगैरह लिया होगा तो वो अपना पैसा जमा करेगा। तो अगले महीने जब फिर से 200 लेने आएंगे तो इनको 200 रुपये फिर से दे दिया जाएगा, और जब इनकी अवधि पूरी हो जाएगी कुछ दिन में, फिर आगे जाके इनसे पैसा जो है वो ले लिया जाएगा। ये मैं 1 महीना बोल रहा हूँ, 1 महीना नहीं होता है, लेकिन ये उससे भी कम होता है या उससे भी ज्यादा होता है। ये निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वो कब पैसा निकालना चाहता है। तो ये था कि व्युत्पन्न जमा द्वारा साख निर्माण कैसा होता है। एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया, लेकिन अब हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि व्युत्पन्न जमाओं से किस प्रकार से जो है साख का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिया है बैंकों में जितनी राशि जमा होती है बैंक प्राय उसका 1 अंश अथवा प्रतिशत नगद कोष के रूप में रखकर शेष उधार देती है। नगद राशि इसलिए रखी जाती है कि जो ग्राहक अपनी जमा रकम निकलवाना चाहे उन्हें किसी भी समय भुगतान किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जो है बैंक में जितनी राशि जमा होती है बैंक प्राय उसका 1 अंश अथवा प्रतिशत नगद कोष के रूप में रखकर शेष उधार देती है, यानी कि लगभग 20%। आगे हम लोग और भी
तालिका में यानी कि टेबल में भी हम लोग इस प्रकार के सवाल को देखेंगे और इस प्रकार के समझने की कोशिश करेंगे। तो टेबल के द्वारा थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया उसे पहले समझते हैं। यहाँ पे क्या करता है कि एक अंश यानी कि 1000 का कुछ रुपया वो अपने पास रख लेगी किसी को लेन देन करने के लिए, बाकी पैसा जो है वो दे देती है किसी और को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसका एक अंश अथवा प्रतिशत नगद कोष के रूप में रखकर शेष उधार दे देती है। नगद राशि इसलिए रखी जाती है कि जो ग्राहक अपनी जमा रकम निकलवाना चाहें उन्हें किसी भी समय भुगतान किया जा सके। यानी कि कुछ लोग हों जिनको पैसे की जरूरत हो, वो अपनी जमा बैंक में जो पैसा जमा है उसे निकलवाना चाहें तो उनका भुगतान किया जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल बचत करते हैं और पैसा डालते हैं बैंक में, क्योंकि उनको बचत पे कुछ ब्याज मिलता है, यानी कि बचत खाता होता है उस पर ब्याज मिलता है। कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, यानी कि बैंकों में पैसों को फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो पैसा बैंकों में पड़ा रहता है और हर महीने वो लोग कुछ ना कुछ और डालते जाते हैं उसमें या साल में। तो वो सब पैसा जो होता है उसी से जो है साख का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि 20% या जो भी परसेंटेज रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि लोगों को भुगतान किया जा सके, कि जो लोग यहाँ से पैसा जमा किए हैं वो लोग उन पैसों को निकालना चाहें तो निकाल सकें। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इस साख निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मान लीजिए मोहन ने किसी बैंक में 1000 रुपये जमा कराए। सुविधा के लिए हम यह भी मान लेते हैं कि वह बैंक अपनी कुल जमा का 20% नगद रख कर शेष उधार दे देता है। यानी कि 20% जो वो नगद रखता है वो किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने के लिए रखता है, बाकी जो पैसा होता है वो उसे उधार दे देता है। तो यहाँ पे 1000 का 20% यानी कि वो 200 रुपये रख लेगा और 800 रुपये उधार देगा। तो यहाँ पे देखिए, यह विनियोजित कर देता है या कहीं पे भी जो इन्वेस्ट कर देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, उसका किसी भी चीज में उसको लगा देता है जिससे कि उसे ब्याज मिले और वो पैसा जो है बढ़े। अतः 1000 रुपये प्राप्त होते ही बैंक 200 रुपये नगद में रखकर 800 रुपये किसी व्यक्ति को उधार दे देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 800 रुपये किसी व्यक्ति को उधार दे दिया और 200 रुपये जो उसने रखे वो किसी भी व्यक्ति को जो पैसे निकालने आता है उसके भुगतान के लिए रख लिए हैं। अब यदि वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक है तब तो बैंक उस व्यक्ति के खाते में 800 रुपये जमा कर देगा और उतने ही रकम ऋण खाते में नाम लिख देगा। यानी कि इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ये बात है यही पूरी साख प्रक्रिया को आपको समझा देगी कि साख निर्माण कैसे होता है। इस बात को अगर आपने समझ लिया तो यहाँ पे 800 रुपये जो वो किसी व्यक्ति को उधार देता है और यदि वो व्यक्ति बैंक का ग्राहक है यानी कि उस व्यक्ति के जो खाता है वो उसी बैंक में खुला हुआ है जिस व्यक्ति को वो उधार देता है, तो वो क्या करेगा, वह उस व्यक्ति के खाते में 800 रुपये जमा कर देगा। यानी कि जमा नहीं करेगा लेकिन उसके खाते में 800 रुपये लिख देगा कि इस आदमी के खाते में 800 रुपये है। और बैंक में हमेशा लेन देन होता रहता है तो पैसे आते जाते रहते हैं, तो 800 रुपये वो पूरा नहीं निकाल सकता जिस व्यक्ति ने उस लोन को लिया है, लेकिन उसके खाते में दिखाएगा कि वो 800 रुपये का लोन लिया है यानी कि साख लिया है। तो यहाँ पे 800 रुपये जमा कर देगा और उतनी ही रकम ऋण खाते में नाम लिख देगा, यानी कि ऋण खाते में नाम लिख देगा कि इस व्यक्ति ने 800 रुपये लिए हैं जबकि वो 800 रुपये उसको मिलेंगे नहीं। इस प्रकार बैंकों की जमा में 800 रुपये की वृद्धि और हो गई, यानी कि 800 रुपया एक और आदमी के खाते में उसने जमा कर दिया और 1000 रुपया जो मोहन ने जमा किया है वो तो 100 जमा ही है और ये 800 रुपया और उस बैंक में वृद्धि हो गई कि हाँ भाई 800 रुपया और है। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वो तो देगा ही, लेकिन 1000 जो है वो तो वैसे ही पड़ा है, दूसरे का ही पैसा था, लेकिन बैंक ने उसे जो है इसी 1000 में से 800 रुपये दे दिए और वो 800 रुपये फिर से मिलेगा, तो उसका कुल मिला के 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि 1800 रुपये उसने बना लिए। अब इसके आगे देखते हैं, इस प्रकार बैंकों की जमा में 800 रुपये की वृद्धि और हो गई। अब बैंक उस व्यक्ति के खाते की रकम 800 रुपये का 20% अर्थात 160 रुपये खाते में नगद जमा रखकर शेष 640 रुपये किसी तीसरे व्यक्ति को ऋण दे देता है। बैंक इस क्रम को आगे बढ़ाता जाता है। इस क्रम को निम्न तालिका में दिखाया गया है। आगे एक तालिका दी हुई है, सारणी दी हुई है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, उससे थोड़ा और आसानी से समझ में आएगी आपको ये बात। लेकिन यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब उसने 800 रुपये जो थे उस व्यक्ति को दिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के खाते में लिख दिए कि उसने जो है 800 रुपये उधार लिया है और वो व्यक्ति जो है 800 रुपये का उधार ले लेता है। उसे खर्च करे या ना करे, उसको 800 रुपये बैंक को वापस करने हैं। यानी कि वो धीरे धीरे पैसे निकालता है। जो व्यक्ति 800 रुपये लोन लेता है, ये 800 रुपये ना बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, इसको एग्जाम्पल के लिए 800 रुपये माना गया है, तो आप 800 रुपये अपने दिमाग में ना रखिए। इसके जगह पर आप 8 लाख रख सकते हैं, 80,000 रख सकते हैं, 8,000 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 800 जो रुपये है वो उस व्यक्ति के खाते में लिख दी गई है। वो धीरे धीरे उसे निकालता रहेगा और उसको हर महीने
एक किस्त के तौर पर जो है लोन का अदायगी भी देनी होगी, यानी कि लोन जो लिया है उसका कुछ ना कुछ मासिक किस्त होगा, उसको भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मेल जोल खाते हुए, यानी कि पैसा लेगा देगा, लेकिन लेगा तब भी बैंक से लेगा और देगा तो भी बैंक को देगा, यानी कि पूरा प्रोसेस जो है बैंक के हाथ में। तो बैंक जो है कुछ भी कर सकता है। तो बैंक क्या करता है, 800 रुपये जो है उसका 20% फिर से रख लेता है, यानी कि 160 रुपये रख लेता है और शेष बचे 640 रुपये किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है। और जो 640 रुपये फिर बचा 800 रुपये में से, वो 640 रुपये फिर किसी और को दे दिया, यानी कि 640 रुपये और उसके बैंक में पैसे की वृद्धि हो गई। जो भी बैंक है किसी तीसरे व्यक्ति को दे देता है। बैंक इस क्रम को आगे बढ़ाता है, फिर 640 का 20% किसी रख के और जो पैसा बचता है वो किसी और को दे देता है, और ऐसे करते जाता है और बैंक पे जो है साख का निर्माण बढ़ता जाता है और इसी को ही साख गुणांक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं तालिका के द्वारा कि तालिका में हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि साख गुणांक कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक तालिका बनाया हुआ है, दर्शाया हुआ है। इस तालिका को आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद आप साख गुणांक को समझ गए होंगे। अब मुझे मालूम है कि आप में से कई लोगों को साख गुणांक समझ में आ गया होगा, साख का निर्माण कैसे होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आया होगा, उम्मीद करता हूँ इस तालिका के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि साख गुणांक किस प्रकार से होता है, यानी कि साख का निर्माण किस प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए बैंक है, यानी कि बैंक ABCD दिया हुआ है और बैंकों में प्रारंभिक जमा जो कि 1800-640 है, और बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष 20% और बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण या उत्पादित जमा। इस प्रकार से यहाँ पे परिभाषित किया गया है। मान लीजिए बैंक ए है जिसमें कि बैंकों में कोई व्यक्ति जो है 1000 रुपये जमा करता है। अब वो क्या करेगा, 200 रुपये जो है उसको रख लेगा, 20% जो है रख लेगा, और जो बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण या व्युत्पादित जमा, यानी कि जिस पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहा है या किसी व्यक्ति को ऋण दे रहा है, वो जो है 800 रुपये है। अब ये 800 रुपये जो है बी व्यक्ति को मिल गए या बी बैंक को मिल गए, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मिलेंगे तो वो किसी न किसी को देगा और वो व्यक्ति जरूर ना जरूर कभी ना कभी बैंक में ही जमा करेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए जो है बैंकों में प्रारंभिक जमा है, 1000 रुपये जमा किए, उसमें से बैंक ने 200 रुपये रखे और 800 रुपये किसी और व्यक्ति को दे दिए। अब ये 800 रुपये जिस व्यक्ति के पास गए उसने किसी बैंक में जमा किया किसी कार्य के लिए। अब वो 800 रुपये का 160 रुपया जो है अगला बैंक जो है रख लेगा और 640 रुपया जो है फिर किसी व्यक्ति को ऋण दे देगा। फिर ये जो सी बैंक में जाएगा, फिर सी बैंक में जाएगा तो 640 रुपये सी बैंक में जाएगा तो वो जो है 20% यानी कि 128 रुपये जो है वो रख लेगा और 512 रुपये किसी को दे देगा। डी बैंक वाला भी अगर 512 रुपये पाता है, ये 512 रुपये, ये क्या करेगा 20% यानी 102 रुपये रख लेगा और 410 रुपये दे देगा। यानी कि ये राशि जो है जब तक शून्य के पास नहीं पहुंचती तब तक जो है ये क्रम नीचे तक चलता रहेगा, यानी कि अलग अलग बैंक लोगों को 20% रख के ऋण देते रहेंगे। और इसका योग करें आप तो इसको देखें, बैंक में प्रारंभिक जमा यानी कि जमा कितना हुआ, योग करेंगे तो यहाँ पे जमा हुआ 2952 रुपये, और बैंक द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष 2952 रुपये में से उन लोगों ने 590 रुपये नगद कोष रखा, और इस 2952 से 2362 रुपये उन लोगों ने बनाए जो कि ऋण देकर किसी व्यक्ति को बनाए। अभी इस ऋण पे ब्याज भी वो लोग लेते हैं तो वो भी इन लोगों का बनता ही है। तो अन्य बैंक जो है और बैंक जो है क्या करते हैं, 2048 रुपये जो है जमा होती है उनके यहाँ तो 410 रुपये रख लेते हैं और 1638 रुपया बनाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को देखें तो क्या है कि 5000 जो है बैंकिंग में जमा हुआ, उसमें से उन्होंने 1000 रुपये रखा और 4000 रुपये जो उन्होंने व्युत्पादित कर दिया यानी कि किसी और व्यक्ति को दे दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5000 रुपये में से उन्होंने 4000 रुपये और बना लिए, यानी कि टोटल जो है उन्होंने 9000 रुपये बना लिए, जिसमें कि 5000 किसी व्यक्ति का है उससे लिया, किसी व्यक्ति ने बैंक में जमा किया और उससे जो है 4000 रुपया इन्होंने बना लिया। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चली जाती है। बड़े स्तर पे होती है तो बड़े ज़्यादा रुपयों के ज़्यादा ऐसे व्युत्पादक होते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए है तो आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं कि 20,000 रुपये उसका व्युत्पादक 20,000 रुपये रख लेंगे और 80,000 रुपये किसी और को दे देंगे और उसी प्रकार से उनकी कमाई होती रहेगी। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि तालिका को यहाँ पे कुछ भाषा में लिखा गया है उसको समझ लेते हैं। तालिका में यह दिखाया गया है कि जब ए बैंक में 1000 रुपये जमा हुए तो उसने 200 रुपये कोष में रखकर 800 रुपये उधार दे दिए। वह 800 रुपये बी बैंक में जमा हुए जिसने 160 रुपये अपने पास रखकर 640 रुपये उधार दे दिए। यह 640 रुपये सी बैंक में जमा हुए। इस तालिका में हमने 4 बैंकों का उदाहरण दिया, किंतु वह क्रम केवल 4 बैंकों तक सीमित नहीं रहता, वरन अन्य बैंक भी उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल होते जाते हैं तथा बैंकों के लिए अपनी कुल
जमा का कई गुना अधिक ऋण देना संभव हो जाता है। वाणिज्य बैंकों द्वारा कितनी मात्रा में साख का सृजन किया जा सकता है, इसे साख गुणक या बैंक जमा गुणक के द्वारा मापने का प्रयास किया जाता है। यानी कि कोई बैंक कितना ज्यादा साख का निर्माण कर रहा है, इसी को जो है साख गुणक के द्वारा नापा जा सकता है, और इसी को जो है साख गुणक कहते हैं। तो इस तालिका को मैंने समझा दिया, वही यहाँ पे भाषा में लिखा गया है कि बैंक किस प्रकार से लोगों को लोन देता है, और अलग अलग बैंक जो है अलग अलग लोगों को किस प्रकार से 20% रख के और जो पैसा बचता है उसे दे देते हैं। अब इसी को जो है बैंक के साख निर्माण की क्षमता को ही जो है क्या कहते हैं, साख गुणक कहते हैं, यानी कि कौन सा बैंक कितना ज्यादा निर्माण कर लेता है। अब देखते हैं साख गुणक या जमा गुणक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं जमा गुणक का जो परिभाषा है, मतलब जो कि फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, जमा गुणक बराबर 1/r, जहाँ r बैंकों द्वारा रखा जाने वाला नगद कोष प्रतिशत है। यानी कि r जो है कितना प्रतिशत बैंक जो है रख रहा है वही है। प्रस्तुत तालिका में r जो है 20% है, यानी कि जो ऊपर तालिका दिखाया गया था उसमें 20% हम लोगों ने माना था कि बैंक जो है अपने पास नगद कोष में रख लेता है। अतः जमा गुणक जो है वो क्या होगा, 1/r बराबर 1/20% बराबर 100/20 बराबर 5, यानी कि 5 गुना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी वो प्रतिशत अपने पास रखता है उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है जमा गुणक क्या होगा, यानी कि उस बैंक में जो है कितने साख निर्माण करने की क्षमता है। यानी कि अगर वो 20% रख रहा है तो यहाँ पे जो है 5 आ रहा है। अगर मान लीजिए वो 50% रखता तो यहाँ पे जो है 2 आता। तो इस प्रकार से अगर वो 10% रखता तो यहाँ पे जो है 10 आ जाता। तो यहाँ पे अर्थात 1000 रुपए की प्रारंभिक जमा कुल 5 गुना बढ़कर 5000 रुपए हो जाती है, जिसमें 4000 व्युत्पन्न जमा है। यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर बैंक में 1000 रुपए जमा किए तो वो 1000 रुपए ना होंगे अगर उसे 20% नगद कोष के रूप में रख के अगर उसे लोन पे दिया जाता है, यानी कि साख का निर्माण किया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि 1000 रुपए का जो है बैंक जो है 5000 रुपया बना देता है, और उसमें से जो है 4000 व्युत्पन्न जमा है, यानी कि 4000 जो है उसको व्युत्पन्न कर देता है। 1000 रुपए से 4000 वो कमाई कर लेता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बैंक जो है साख निर्माण किस तरह से करता है और इतना पैसा कमाता है, और लोगों को समझ में भी नहीं आता है। लोग तो पैसा जमा करते हैं, सोचते हैं बैंक फ्री में पैसे लेता है, लेकिन जो ब्याज भी देता है सेविंग्स अकाउंट पे, यानी कि बचत खातों पे, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ब्याज देता है। लेकिन आप यहाँ पे देख चुके होंगे ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि बैंक जो है 1000 रुपये का 5000 रुपया बना देता है किस प्रकार से। और जो है आपका 1000 में अगर आपका 1000 रुपया जमा है तो उसमें कुछ बहुत कम ब्याज देता है, यानी कि आपको 7% 8% ब्याज देता है, वो भी पूरे साल का। लेकिन अपने जो है देखिए यहाँ पे 4000 रुपये व्युत्पन्न बना दिया, जो कि 4000 रुपये उसके खुद की कमाई हो गई, और इस पे जो ब्याज अभी वो लेगा वो तो अलग से ही लेगा। तो इस प्रकार से जो है साख निर्माण किया जाता है, यानी कि साख निर्माण की यही प्रक्रिया है जिसे प्रोफेसर हाम ने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये साख निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और आप इसे अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।